Hello and good morning everyone. In previous videos we have already discussed about tense. टेंस के बारे में हमने ये डिस्कस किया था। टेंस की टाइप्स के बारे में। प्रेजेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, पास्ट के बारे में डिस्कस किया था एंड फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन हम इनके टाइप्स में सिंपल प्रेजेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, सिंपल पास्ट के बारे में डिस्कस किया, सिंपल फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया। सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर में टेंस के 3 स्टेजेस, 3 थिंग्स के बारे में हमने 2 के बारे में तो डिस्कस कर लिया, हमें 3 के बारे में डिस्कस करना है। और वो 3 क्या हैं, एक टेबल जैसा बना के देखते हैं। सबसे पहले हमने इसमें स्टेट के बारे में डिस्कस किया। इन तीनों सिंपल टेंस में, विच मीन्स सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में एंड सिंपल फ्यूचर में हमने स्टेट के बारे में बताया। स्टेट यानी कि सिचुएशन के बारे में हमने सीखा, सिचुएशन के बारे में। इन सभी के बारे में सबसे पहले हमने स्टेट के बारे में सीखा। स्टेट के बारे में सीखा, सिचुएशन क्या है। इन सभी में अगर प्रेजेंट में सिचुएशन को हम लोग बताते हैं तो हम लोग इज़, एम, आर का यूज़ करते हैं। पास्ट में अगर हम सिचुएशन को बताते हैं वाज, वर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी या किसी भी इंसान, किसी भी नाउन या प्रोनाउन, किसी भी एनिमल का स्टेट फ्यूचर में बता रहे हैं तो शैल बी और विल बी का यूज़ हमने किया था। कैसे? सेंटेंस में जैसे अगर मैं बोलूँ रोहन इज़ अ डॉक्टर, ये उसकी प्रेजेंट की स्टेट है। ये इज़ है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। आई के साथ एम का यूज़ होता है। आर का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं। वाज का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं इंक्लूडिंग आई। वर का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं। और इस प्लूरल में बेटा आपका एक एक्सेप्शन है, यू के साथ भी यही प्लूरल वाली वर्ब का हम यूज़ करते हैं। क्यों? कुछ लोग यू को प्लूरल बोल के निकल जाते हैं। ये प्लूरल वर्ब हमेशा लेती है, लेकिन हम किसी एक इंसान को भी इस चीज़ से डोनेट करते हैं और कई सारे इंसान हों तो इनको भी हम यू से बोल सकते हैं। इस वजह से हम यू को एक्सेप्शन में रखते हैं। शैल बी, विल बी अगर हम यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में जो आपका मन करे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो आपका मन करे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं,
जो एक साथ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो इनके साथ इस केस में हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं लेफ्ट आई एंड वी, विच मीन्स इसका मतलब ये है कि आई और वी को छोड़कर with all the subjects we use will। ये मैंने आपको शैल और विल का डिफरेंसेस समझाया। पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में एक बार ज़रा फिर से समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पॉजिटिव सेंटेंस में एज यू आर कंफर्टेबल, यू कैन यूज। जैसे आप कंफर्टेबल हैं, आप ऐसे जिन सब्जेक्ट के साथ जो लगाने के लिए कंफर्टेबल हैं, आप शैल लगाइए, किसी भी के साथ, किसी के साथ विल लगाइए, आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग, एक छोटा सा नोट है, पुरानी इंग्लिश ग्रामर में हमें ये बताया जाता है कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं और आई और बी को छोड़कर ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। फिर इसी में एक रूल उन्होंने ये भी बताया कि जब अदर सब्जेक्ट यानी आई और वी को छोड़कर इनके साथ हम शैल लगाते हैं और आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, तो ये बेटा श्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक अश्योरेंस देता है, एक डेफिनेट सा कुछ देता है, मतलब वो ज़रूर से ज़रूर होगा। ये तो रही स्टेट की बात। फर्दर हम बढ़ते हैं। स्टेट के बाद हमने इन तीनों टेंस में क्या पढ़ा था? पोजीशन। पोजीशन पढ़ा था। पोजीशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सॉरी, यहाँ पे ई होगा। पोजीशन, इसका मतलब हम हक बता रहे हैं। हक विच मीन्स हम अपनी अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट में मेरे पास कोई चीज़ है, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के साथ, हैव का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम करते हैं यूज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट्स में भी क्या हो सकते हैं? या तो सब्जेक्ट्स नाउन होगा, या तो सब्जेक्ट्स नाउन होगा ये दोनों में, या सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, या सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। इसमें बेटा हम हैड का यूज़ करते हैं, और इसमें आई और यू एक्सेप्शन में है। आई और यू के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं। हैड ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी टाइप्स के सब्जेक्ट्स हैं सभी के साथ हम हैड का यूज़ कर सकते हैं।
पास्ट में अगर कोई चीज़ किसी के पास थी तो इस हैड से आप बता सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस तो नहीं किए हैं, लेकिन 2-4 सेंटेंसेस मैंने सभी से रिलेटेड बताया आपको। अगर हक फ्यूचर में है तो शैल हैव एंड विल हैव, इनका यूज़ करके बताते हैं। और मैंने अभी ऊपर तुरंत डिस्कस करके आ रहा हूँ किसके साथ शैल और किसके साथ विल लगेगा। अब हम बात करते हैं एक्शन के बारे में। एक्शन क्या होता है, इनको देखते हैं। सिंपल टेंसेस से तीनों टेंस में हम एक्शन को देखेंगे। अगर मैंने एक्शन के बारे में बोला या मैंने एक्शन को प्रोनाउंस किया कि एक्शन क्या होता है, एक्शन विद रिलेटेड टू 3 टेंस से, सिंपल प्रेजेंट से, सिंपल प्रेजेंट से, सिंपल पास्ट से एंड सिंपल फ्यूचर से। इनका एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक्शन के बारे में डिस्कस कर लें। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। कुछ लोग हिंदी के सेंटेंस को भी पहचानने का तरीका पुरानी इंग्लिश ग्रामर में उन्होंने बता के रखा है। वैसे नए इंग्लिश ग्रामर में मैं भी आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से इन टेंसेस को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन पुराने इंग्लिश ग्रामर में हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कराए जाते थे। अगर वो ट्रांसलेट होते थे तो उनके एंड में ऐसा कुछ होता था जिससे हम ये बहुत आसानी से पता लगाते थे कि ये इस टेंस का सेंटेंस होगा, तो ये रूल लगा के ट्रांसलेट कर लेंगे। उस टेंस का ही रूल लगा के हम लोग ट्रांसलेट करते थे। तो वाक्यों के अंत में, यानी हम हिंदी के सेंटेंस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदी के सेंटेंस की बात। वाक्यों के अंत में क्या आता था, वाक्यों के अंत में ता है आता था, ती है आता था और ते है आता था। तो उसे माना जाता था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें सिंपल इन प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्शन वाला रूल है वो लगा के लोग ट्रांसलेट करते थे। ट्रांसलेशन भी मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में। एक वीडियो में पूरा ट्रांसलेशन ही मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले रूल समझते हैं, बात करते हैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो यहाँ ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस किस पर्पज से। सबसे पहले ये आपका रूटीन बताता है, रूटीन बताता है, वो भी कब का, प्रेजेंट का। ये आपकी क्या बताती है, क्या बताता है, आपका हैबिट बताता है। ये आपका क्या बताता है,
फैक्ट बताता है। ये आपका क्या बताता है? यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? सर्वव्यापी सच, जो हर जगह पे वो सच माना जाता है। और ये क्या बताता है? जैसे टीवी पर कोई लाइव एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। लाइव एक्शन कोई कमेंट्री जैसे हो गई, कोई फ्यूचर का एक्शन हो, फ्यूचर एक्शन हो विद एग्जैक्ट डेट और टाइम, जो एग्जैक्ट डेट और टाइम की है, न्यूज़ में है कि ये फ्यूचर में इतनी तारीख को, विच मीन्स ये अगर फेब्रुअरी की मंथ चल रही है तो मार्च में डेट फिक्स्ड हो कि इसी डेट और इसी टाइम को कुछ होगा, तो वो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले ये देखिए, जो रूटीन है, जो हैबिट है, ये प्रेजेंट की होनी चाहिए। मतलब अभी भी वो इंसान के अंदर रूटीन और हैबिट वो प्रेजेंट है, विच मीन्स अभी भी वो हैबिट और वो रूटीन उस इंसान के अंदर है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और आपका चौथा होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इनके रूल को डिस्कस कर लें। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लिखता हूँ आपको, वरना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है हर स्टूडेंट्स को। पॉजिटिव सेंटेंस में, सॉरी, सिंगुलर एंड प्लूरल में लिख रहा हूँ। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए जो मेन वर्ब यूज होगा वो एस और ई एस की फॉर्म का यूज होगा। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये ग्रामर को रिप्रेजेंट करने वालों ने रिप्रेजेंट किया था। तो रूल इसका एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, फिर आता है बेटा आपका मेन वर्ब में यस या ई एस, लेकिन तब आता है जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा एंड प्लस आपका फिर आता है रीमेन एंड प्लस आपका आता है फुल स्टॉप। लेकिन ये रूल तब है जब सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या रूल लगेगा इसमें? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा एन प्लस रिमेन लगेगा प्लस आपका फुल स्टॉप लगेगा। लेकिन ये रूल तब लगेगा जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, विच मीन्स नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर नहीं होंगे, प्लूरल होंगे। एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल जैसे मैंने किया, शी गोज टू स्कूल डेली। वो इसका मैंने डेली रूटीन बताया कि वो स्कूल जाती है। सब्जेक्ट आपका ये सिंगुलर था, तो मेन वर्ब में यस या ईएस इसने लिया। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। दूसरा देखें, वी प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल खेलते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल, तो वी वन लिया। इस तरीके से इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, बहुत इजी है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से इसमें से यस या ईएस हटा करके हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। इसमें सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक होता है डू और एक होता है डज। जैसे इसमें पॉजिटिव में मेन वर्ब में यस या ईएस लगता था सिंगुलर के साथ, वैसे डू में यस या ईएस लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है, और ये भी यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये यूज़ होगा प्लूरल के साथ। क्यों होगा यूज़ ये? क्योंकि इसमें यस या ईएस नहीं है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट होता है प्लस इसमें डू नॉट का यूज़ करोगे आप, या अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो डू नॉट, ये प्लूरल के साथ आएगा। अदरवाइज डज नॉट का यूज़ करोगे। डज नॉट का यूज़ तब करोगे जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, लेकिन जब प्लूरल होगा तो आप डू नॉट का यूज़ करोगे। प्लस इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब थी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एंड फिर उसके बाद अगेन उसके बाद रिमेन का यूज़ होता है। अब रिमेन क्या है? एंड प्लस फुल स्टॉप। रिमेन जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद अगर बच जाते हैं तो उसे हम एज अ रिमेन रिगार्ड करके उससे सेंटेंस के सबसे लास्ट में मेंशन करते हैं। एग्जाम्पल जरा इसका देखिए, रमेश एक अकेला लड़का जो कि सिंगुलर है, डज नॉट स्मोक। सेंटेंस नंबर फर्स्ट एंड सेंटेंस नंबर सेकंड देखिए, रवि एंड काव्या डू नॉट प्ले विद ईच अदर। कॉन्सेप्ट को समझिए, रमेश यहाँ अकेला लड़का है, विच मीन्स सिंगुलर के साथ हमने डज नॉट का यूज़ किया, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। रवि एंड काव्या दोनों मिलकर ये प्लूरल बनते हैं, ये दोनों मिलकर प्लूरल बनते हैं, इनके साथ मैंने डू नॉट का यूज़ किया। ईच अदर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा यहीं पर। क्या कॉन्सेप्ट है ईच अदर का? ईच अदर, जब दो लोग आपस में कुछ कर रहे हो तो ईच अदर लगता है, लेकिन दो से अधिक यानी मोर देन टू अगर है, मोर देन टू है तो हम ईच अदर का यूज़ नहीं करते, फिर हम वन एंड अदर का यूज़ करते हैं। वन एंड अदर का यूज़ करते हैं।
इंटरोगेटिव में इंट्रोगेटिव ही इसमें हो सकता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है आपका ओपन एंडेड और एक है आपका क्लोज्ड एंडेड। अब ये ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड क्या होता है, इसे समझने के लिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। दोनों में एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली। You have to be very careful about open-ended and closed-ended. Why do you study hard? ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ओपन एंडेड से रिलेटेड है। ये क्लोज्ड एंडेड का है, डू यू स्टडी हार्ड। ओपन एंडेड में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाई डू यू स्टडी हार्ड, तुम इतना कठिन परिश्रम करके, इतनी कड़ी मेहनत करके क्यों स्टडी करते हो, सॉरी नॉट कर रहे हो, करते हो। तो आपका आंसर होगा कि जस्ट फॉर सक्सेस, जस्ट फॉर अचीविंग माई गोल्स। आपके पास तमाम आंसर होंगे। आप इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए तमाम रीज़न आपके पास हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं डू यू स्टडी हार्ड, तो आपके पास होगा क्या तुम, हिंदी में तो इसका मतलब होगा क्या तुम कठिन परिश्रम करके पढ़ते हो। तुम बोलोगे यस, नो। ज़्यादा आंसर इसमें नहीं मिलेंगे। इसमें आपको ज़्यादा आंसर नहीं मिलने वाले, और इसमें आपको इनफाइनाइट आंसर मिल जाएंगे, विच मीन्स बहुत सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे, इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। ओपन एंडेड में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्लोज्ड एंडेड में हम यस और नो वाला क्वेश्चन पूछते हैं हेल्पिंग वर्ब से। फॉर्मूला, इसको स्ट्रक्चर ज़रा लिखते हैं। इसमें आता है सबसे पहले बेटा क्वेश्चन वर्ड, फिर इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज, दोनों में से कोई भी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाते हैं। प्लस बेटा आपका आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगा V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आता है और प्लस आपका रिमेन आता है। एंड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, और ये डू डज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया, ये हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प करते हैं टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये किस टाइम में ये सेंटेंस और किस लिए ये पूछा जा रहा है, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं डू डज। सबसे पहले इसमें हम डू डज का ही यूज़ करते हैं, विच मीन्स हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि ये यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं जितने भी, सब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपको यस नो का आंसर देना होता है। फिर आपका आता है इसमें सब्जेक्ट, फिर आता है V1, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, एंड फिर आपका आता है रीमेन, और फिर आपका आता है क्वेश्चन मार्क। एक एक एग्जाम्पल मैं और बता दूं आपको। डज अंजलि कंप्लीट हर टास्क।
ये एक मैंने क्वेश्चन पूछा है कि डज अंजलि कंप्लीट हर टास्क, जो उसको टास्क दिए गए हैं क्या वो कंप्लीट करती है, उसको पूरा करती है, मैंने पूछा क्वेश्चन। तो अगर करती है पूरा तो आप बोलेंगे यस, नहीं करती है तो नो, विच मीन्स ये यस नो वाले क्वेश्चन हैं। एक इसमें मैं पूछ लूँ, व्हेन डज, इसी सेंटेंस को मैं रिपीट करके पूछा, व्हेन डज अंजलि कंप्लीट हर टास्क, वो अपने टास्क को कब पूरा करती है, तो आप टाइमिंग जो मन वो बता सकते हैं। इन आफ्टरनून, इन द फर्स्ट मॉर्निंग, इन द नाइट, एट 10 o'clock, आप जो भी आपको टाइमिंग हो आप आंसर दे सकते हैं जब भी वो पूरा करती हो। ध्यान रहे, देखिए अंजलि इसमें था सिंगुलर, लेकिन जब भी हमने नेगेटिव से सिंगुलर के लिए हमने एक हेल्पिंग वर्ब डज ले लिया, तो मेन वर्ब में यस या ईएस को हमने छोड़ दिया। इस तरीके से रूल को आप समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।